स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। A very, very good morning to all of you. Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidikilor, and how are we doing today? Fellas. Sushant, how are we doing? How is the day? Pranav, good morning. Absolutely. Shivangi, Simran, how are we doing? It's a good day. I hope so. Fellas, I think for the people who actually attended yesterday's class, I hope they would understand the agenda of today's class would almost be exactly what yesterday was. बिल्कुल वही similar exact. There shall not be much of a difference today. Shall be? नहीं. लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज कल और परसों भी बेसिकली आप लोगों के सामने आऊंगा just with a very simple basic process to discuss the general studies mains syllabus. Now, as I said yesterday, हम ये जो सिलेबस है मैं अगर आपके साथ इसके सिंपल पीपीटीज और पीडीएफ्स शेयर कर दूं, यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 1 to 1.5 hours, राइट? आई होप मेरे साथ बच्चे एग्री करेंगे जिन्होंने भी मतलब जो कल की क्लास में थे, मेमोराइज्ड होल जीएस सिलेबस 1 यस्टरडे. सुशांत इज सेइंग कि उसने कल जनरल स्टडीज पेपर 1 का पूरा सिलेबस मेमोराइज कर लिया. आई एम See, this is literally the only thing that makes me happy. Believe me or not. आप जानते नहीं हैं मैं इतना इंसिस्टेंस जो कर रहा हूं ना सिलेबस को याद करने पे, इतना इंसिस्टेंस जो कर रहा हूं, यू आर गोइंग टू थैंक मी someday डेफिनेटली, अगर आपने बेसिकली ये कर लिया. For the unstarter is the correct word, right? I think for the unstarters or who is watching it for the first time, हम 4 दिन के अंदर अंदर जनरल स्टडीज का जो मेंस है उसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेंस का सिलेबस डिस्कस करना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होता है. मेंस का सिलेबस हमारे यूपीएससी की नोटिफिकेशन में दिया होता है, सो वी कैन जस्ट एक्चुअली डाउनलोड द नोटिफिकेशन एंड वी कैन रीड द सिलेबस. देयर आर नो सरप्राइजेस ओवर देयर, राइट? There is nothing new topic or new subject that I can tell you. Everything is basically written. The whole purpose and the only purpose of actually doing it with you is that because just to ease the process for you, ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे अकेले बैठ के पढ़ते हुए, और अगर बीच में हल्का फुल्का कोई डाउट हो तो I might be able to clear it, right? So for the people who are actually beginning it for the first time, who are today here for the first time, हमें जनरल स्टडीज का पेपर 2 का सिलेबस बेसिकली आज पूरा का पूरा याद करना है. एंड द जनरल 2 स्टडीज पेपर 2 syllabus is governance, constitution, polity, social justice and international relations. This is the topic which we actually have to do today. मतलब कि ये यूपीएससी की खुद की क्लासिफिकेशन है कि उनका जो पेपर 2 है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है. There are questions that are related to the constitution, there are questions that are related to the polity, there are questions that are related to the social justice. अगर social justice समझ में नहीं आता तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, those are basically part of the social justice and obviously international relations. अभी and as we did yesterday, we are going to exactly do the same today also. मेरे पास 2013 से लेके 2022 तक, 2013 से लेके 2022 तक हर एक टॉपिक के जो मेंस के क्वेश्चंस है वो लिस्टेड है. Those are listed. Okay. Now again, ये वाली बात कोई सरप्राइजिंग नहीं है. मेंस के जो पेपर्स हैं वो यूपीएससी की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल हैं. आप इसे डाउनलोड करके यू कुड हैव डन द सेम थिंग, बट जस्ट टू ईज द प्रोसेस फॉर यू कि ठीक है सर आप करके दे दीजिए हमें. ये जो प्रोसेस है, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा. यू कैन ऑब्वियसली डाउनलोड इट. देन द सेकंड थिंग इज दैट we just don't have to read the syllabus. Syllabus तो हमारे पास है. We have the syllabus. This is the syllabus with us, right? हमारे पास अगर पेपर 2 का सिलेबस है तो हम ये सारा का सारा सिलेबस पढ़ सकते हैं. This is what UPSC gives its in notification. And again, a standard operating protocol. मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, मेरी बहुत इंसिस्टेंस है, मेरी एडवाइस है, मेरी इंस्ट्रक्शन है, एंड कुछ लोगों को तो मेरा होमवर्क भी है कि यू हैव टू लर्न दिस होल सिलेबस word by word, memorize it. In case still not clear,
आपको ये सारा का सारा सिलेबस का रट्टा लगाना है. यू नीड टू नो, आई नीड यू टू नो कि इश्यूज relating to development and management of social sector services relating to health, education and human resources. Now that is a question, that is a syllabus topic जो कि होता है. इसमें से क्वेश्चंस कौन से आते हैं, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. इसमें से पिछले 10 साल में कौन से क्वेश्चंस आए हैं. सो इन केस द क्वेश्चन इज कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, दैट वुड बी क्लियर टू अस. वो हमें यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि ठीक है सर, सेपरेशन ऑफ पावर्स में से दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव कम, फंक्शंस एंड द रिस्पांसिबिलिटी, दीज अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से इस प्रकार के क्वेश्चंस है. हम इसमें ये भी एनालाइज करेंगे आज कि क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स फॉर्मेट पे थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं या फिर स्टैटिक पोर्शन कितना आता है, राइट? Am I okay with that? Are we okay with that? Yes. I do not have the, I do have it, but today I don't have the access for the GS paper 2. Function वही है. GS paper 2 की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो या तो एक ऑफलाइन नोटबुक बना लें या फिर एक ऑनलाइन नोटबुक बना लें. इट्स अ सिंपल थिंग, जस्ट क्रिएट अ GS paper 2 नोटबुक. उसके अंदर सारे के सारे जो सेक्शंस हैं जितने भी अलग अलग, उनको यहाँ पर लिस्ट करेंगे. अगर आप खुद नहीं चूज कर पा रहे हैं कि कौन कौन से सेक्शन लिस्ट करने चाहिए, तो मैंने आपको ये थोड़ी देर के बाद ये क्वेश्चन पेपर्स शेयर कर देने हैं. सो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग और कंपैरिजन, दिस विल बी वन सेक्शन, ताकि आप इसकी प्रिपरेशन इकट्ठे कर सके. एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्री, ये एक सेक्शन होगा, एंड सो ऑन एंड ऑन. अलग अलग उसके सेक्शन बनाने के बाद हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे अपने कुछ बेसिक नोट्स. अगर ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशनल नोट्स अगर आप याद कर लेते हैं, यू वुड बी फार बेटर प्लेस्ड अहेड ऑफ ऑल ऑफ योर कंपटीशन. देन उसके बाद फिर वो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन, रिवीजन और कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी प्रैक्टिस के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा. बट दीज आर द थिंग्स जो कि नहीं करोगे, वेल दैट विल एक्चुअली कीप अस एट अ कंसिस्टेंट डिसएडवांटेज. नाउ लेट्स सी अबाउट इट. ये हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस है. बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा डिस्कशन में, तो आप ये ज्यादा चिंतित मत होइए कि आज करना क्या है. स्पेसिफिकली हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, और पढ़ना इसलिए है क्योंकि अगर आप अकेले होंगे तो शायद थोड़ा सा बोर हो जाएंगे. हो सकता है मेरे साथ बैठे बैठे बातें करते करते इसको पूरा का पूरा पढ़ ले, राइट? देखो, ये जो हमारा जनरल स्टडीज मेंस का जो सिलेबस है, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसको हम डिवाइड कर देते हैं. प्राइमरली अगर बहुत शॉर्ट डिस्कशन डालोगे तो इसका 3 इसके oh no, I think I should do this other way around. सबसे पहले है, sorry my bad, इसको 4 सेक्शंस में बांटा जा सकता है जीएस पेपर 2 को. अगर हम समझे कि सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिसाइड करें, तो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन द जीएस पेपर 2. फॉर एग्जांपल, अगर हम जीएस 1 की बात करेंगे, सो देयर वाज आर्ट एंड कल्चर, देयर वाज हिस्ट्री, देयर वाज सोसाइटी एंड देयर वाज ज्योग्राफी. ये टोटल 4 सब्जेक्ट्स थे. उसमें बीच में हिस्ट्री की 3 डिविजन्स थी, एक मॉडर्न हिस्ट्री, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट और एक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. उसके बाद आर्ट एंड कल्चर तो एंशिएंट से मेडिवल की है, सो देयर इज नॉट स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन. उसके बाद सोसाइटी डजंट हैव सच काइंड ऑफ अ डिस्टिंक्शंस, एंड ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का थोड़ा सा सेक्शनल डिफरेंसेस है. बाकी तो ये, बट स्टिल अगर ओवरव्यू में देखोगे तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस पेपर 1 में. नाउ सिमिलरली जीएस पेपर 2, इसके अंदर भी टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं. 4 सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आता है पॉलिटी. Governance, constitution, polity and the governance, these two shall be combined together, and then there shall be a social justice, which is slightly difficult to understand. Hi, hello, yes, Nirbhay. Nirbhay, are you just saying hello or are you just trying to ask a question? Because if you're asking a question, just ask the question rather than saying the hello. Am I right? Vikas, when will you write your first attempt, my dear? I have some question. निर्भय ने 3 मैसेज लिख दिए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे क्वेश्चन पूछना है. निर्भय बेटा, एक जीवन में एक बात सिखाता हूं, क्या समझ लो, क्या सिखाता हूं. निर्भय बेटा, जितना भी समय तुम किसी भी काम में लगाओगे, चलो सुबह की टाइम है, तुम्हें ट्रोल करना, तुम्हें छोड़ देता हूं. बेटा क्वेश्चन टाइप कर, ये मत टाइप कर कि मेरे को क्वेश्चन पूछना है. तू अब अडल्ट हो चुका है.
निर्भय पहले बोला हेलो सर, सो ही जस्ट वांट्स अटेंशन, फिर उसके बोल रहा है आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, मतलब ही जस्ट वांट्स एन एक्नॉलेजमेंट। अगर गुरुजी तू इसमें पहले बारी में ही क्वेश्चन ही लिख देता तो अब तक तो मैं पढ़ के आंसर दे चुका होता, बातें नहीं बन रही होती हमारी दोनों की। निर्भय किसी के पास समय नहीं है जीवन में बेटा तुम्हारे 4 स्टेप्स क्रॉस करने का। पहेली ना बुझा, क्वेश्चन है तो पूछ और आगे चलते हैं, चलो। बाकी लोगों को भी हाय सर हेलो सर कर दो वो तो चलता है, लेकिन उसके बाद सर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, ये क्या बात हुई, अब टाइप नहीं करेगा। निर्भय को एक बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि सर बेसिकली पिटाई विटाई कर दे मेरी, अब चुप हो गया। हे भगवान, लाइक वेयर विल वी गेट दैट नोट्स व्हिच यू आर प्रेजेंटिंग। हाय भगवान, देखो निर्भय बेटा ऐसा पता क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप मंडे की छुट्टी कर लेते हो, है ना, मंडे की छुट्टी कर लेते हो, सीधा ट्यूसडे में क्लास में आते हो। अब जब सीधा ट्यूसडे में क्लास में आओगे तो हम कर रहे हैं जीएस पेपर 2, इसका मतलब जीएस पेपर 1 हो चुका है। एक assumption, you have to, मतलब कुछ तो लॉजिक लगाओगे लाइफ में, जीएस पेपर 1 हो चुका है, तो मतलब आपको ये गैस करना चाहिए कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जीएस पेपर 1 वाली डिस्कशन में कहीं ना कहीं पे ये पता चला होगा कि ये सब कुछ कहां पे मिलेगा। अब अगर कोई बच्चा है जो जीएस टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, निर्भय निर्भय टेलीग्राम पे जाओ, ये देखो ऐसा होता है, टेलीग्राम नाम का एक चैनल है, मतलब ऐप होती है, ये टेलीग्राम पे जाना है, हमें टेलीग्राम में सर का नाम सर्च करना है, AMITKILH, जैसे ही सर्च करोगे ऊपर आ जाता है एक चैनल आता है बेटा, ये वाला देखो, यूज कोड अमित लाइव वाला, ठीक है, ये वाला, ये अमित लाइव सर का चैनल है, मतलब अमित लाइव सर का चैनल नहीं है, सर ये वाले सर का चैनल है, इस वाले चैनल पे जाओगे यहाँ पे मिल जाएगा बेटा। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये सब खुद ही कर लोगे, परंतु कोई बात नहीं भाई, हमें बताना पड़ जाता है, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली नहीं तो देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट्स हैं। 1 यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली थोड़ा सा नैरो फॉर्म में कहें तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकंड वन इज द पॉलिटी एंड गवर्नेंस व्हिच ओवरलैप्स विद ईच अदर per se. The third one is the social justice which overlaps with the governance, and the fourth one is basically the international relations. So total 4 subjects. निर्भय कह रहा है पार्डन सर, बेटा तू ट्रॉली कर रहा है, ऐसे मैं तो हटा रहा हूँ। देख बेटा इतनी पेशेंस नहीं अर्ली इन द मॉर्निंग में, और ना ही बेटा इतनी तुझे मिलेगी लाइफ में, बेटा ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चंस। इस बात अब मैं इसमें भी पार्डन करूंगा तो कैसे चलेगा निर्भय। निर्भय यस बबली आई हैव शेयर्ड यस्टरडे। भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग, सारे के सारे सुबह से जल्दी मतलब लेट ही सो के उठे हो क्या? I am really joking about it, but I am slightly thinking कि हमारे बच्चे जो हैं सब नींद से सो के उठे हुए हैं। जनरल स्टडीज 1 एनालिसिस, GS 1 माइक्रो सिलेबस, इसके अलावा क्या चाहिए बेटो बच्चों? एंड बबली मतलब ओके, आई गिव अप ऑन ऑल ऑफ यू, आई गिव अप ऑन ऑल ऑफ यू। हम जब जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस पढ़ते हैं तो हमारे पास टोटल जो पहले 10 टॉपिक्स हैं, पहले 9 से 10 जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड है। साफ साफ बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन एग्जैक्टली एज द सिलेबस पार्ट टॉपिक 1, जिसमें उसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक दिया हुआ है। अब यहां पर इन्होंने एक बहुत छोटे से सेंटेंस के अंदर आपको बोला है कि सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। वी माइट आस्क, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, यूपीएससी कहीं पर भी सिग्निफिकेंट प्रोविजंस डिफाइन नहीं करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और कौन से नहीं है। एंड एज वी हैव सीन द ट्रेंड, they ask the even obscure topics also. Obscure का मतलब ऐसे टॉपिक्स को भी पूछ लिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं होते हैं। सो यूपीएससी का सिलेबस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टिव की तरह काम करना चाहिए, जस्ट इंस्ट्रक्शन। इसका ये मतलब नहीं है कि 100% एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड उसी तरीके से फॉलो करेगा, बिकॉज दिस इज यूपीएससी, तो जो सब्जेक्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन यूपीएससी करता है। According to UPSC, significant provisions has been told, so they can be asking you anything out of the constitution. अच्छा, उसके बाद इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और ज्यादा वाइड किया है, जैसे कि functions and the responsibility of the union and the states, issues and the challenges pertaining to the federal structure,
devolution of powers and finances up to local level and challenges therein. हमारा फेडरलिज्म और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज, इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कशन अलग से सेपरेट उन्होंने टॉपिक के रूप में दे दिया है. सो देयर विल बी समथिंग जो कि यूनियन और स्टेट्स की जो फंक्शंस और रिस्पांसिबिलिटी से क्वेश्चन हो सकते हैं, और हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम्स जो भी आ सकती हैं, जैसे गवर्नर का इशू हो गया, नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कोई इश्यूज हो गए, दोस कैन बी आस्क्ड. Then the devolution of power and finances up to local levels. Now this is particularly talking about the Panchayati Raj institutions and the municipalities. हम अभी लास्ट ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आए. Then there is a topic of the separation of powers between various organs and the dispute redressal mechanisms and the institutions. अब नोटिस कीजिएगा कि सबसे पहले वाला जो टॉपिक है, विच इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से तो ओवरवेलमिंगली उन्होंने पूरा कंप्लीट कर ही दिया, सारी की सारी. अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है तो यू हैव टू स्टडी होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स को अलग अलग फ्रेज के द्वारा लिखा गया है, जैसे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल एंड द चैलेंजेस देयरइन. ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली पार्ट 9th और पार्ट 9th ए के बारे में बात कर रहा है. दिस इज द, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, ये बाहर तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन वाले ही पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है. सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, ये स्पेसिफिकली पार्ट 11th और पार्ट 12th के बारे में बात कर रहा है. अगर आपको याद भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. Well, then there is a topic of comparison of Indian constitutional scheme with that of the other countries. मतलब जैसे कि हम जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे हम चीजों को कंपेयर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट्री सिस्टम से. हमेशा हम कंपैरेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पावर है वो बेसिकली यूएसए वालों के पावर से कैसे अलग है, यूएसए का प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है या हमारे प्रेसिडेंट के बराबर होता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस scheme for comparison of the Indian constitutional scheme with the other countries. ठीक है. The second one, इसी चीज की जो कंटिन्यूएंस है, इसी चीज की जो कंटिन्यूएंस है, straightforward parliament and the state legislature structure, functioning, conduct, powers and privileges and issues arising out of this. This is part 5th and the part 6th. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही टॉपिक्स को सब टॉपिक्स बनकर डिफाइन किया हुआ है. द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, प्रेशर ग्रुप्स एंड द फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन विद देयर रोल इन द पॉलिटी. ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट 5th और पार्ट 6th का एक्सटेंडेड पार्ट है. भाई पहले वाला पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, दूसरे वाला एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में बात हो रही है. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन जुडिशरी पार्ट 5th में दिए हुए हैं, और स्टेट पार्लियामेंट और व्हिच इज कॉल्ड नॉट द पार्लियामेंट रादर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द हाई कोर्ट्स पार्ट 6th में दिए हुए हैं. सो दैट इज इट. देन उसके बाद एक सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट. 1950 में एक कानून पास किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट. दिस इज अ सेपरेट लेजिस्लेशन. एक ही लेजिस्लेशन अलग से पढ़ने को दिया गया है यूपीएससी में. यूपीएससी में आपसे क्वेश्चंस बड़े सारे से इंपॉर्टेंट जो लॉज हैं उनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, एंड वंस इन अ व्हाइल वो पूछे जाते भी हैं. पर यूपीएससी के सिलेबस में एक लॉ का नाम अलग से लिखा हुआ है. वेरी सेपरेटली वन पर्टिकुलर लेजिस्लेशन हैज बीन आस्क्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से और इलेक्शन से रिलेटेड है. मतलब कि इलेक्शंस का जो प्रोसेस है, इलेक्शंस के अंदर एमएलएज, एमपी की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं, इलेक्शंस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक सेपरेट लॉ बना हुआ है. दैट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, व्हिच इंसिडेंटली हैज बीन मेंशन्ड सेपरेटली. मतलब कि आपको ये कानून अलग से पढ़ के इस पे कुछ बेसिक नोट्स बना लेने चाहिए. कुछ क्वेश्चंस अगर इस पे आए हैं तो हम अभी देखेंगे. देन अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, functions and the responsibility of various constitutional bodies. अगर आप लक्ष्मीकांत उठाकर पिक करेंगे तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 11 के करीब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दी हुई हैं, एज इन यूपीएससी, कैग, इलेक्शन कमीशन, ऑल दीज थिंग्स. अब यहां पे क्योंकि कोई नाम नहीं बताया गया है तो देर कैन आस्क अबाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज दे वांट. Again, we'll just check in the question and answers and we'll figure out. Then the statutory, regulatory and the various quasi-judicial bodies. और इसी फ्रेज के साथ इन्होंने बाकी सब भी इंक्लूड कर दिया. यानी कि हमारे देश में
कोई भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो करंट अफेयर्स में है और उससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण इशू करंट अफेयर्स में था, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट इट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? यस, यू हैव हर्ड अबाउट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। द क्वेश्चन इज, अक्षत, कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि किसी भी तरह की स्टैट्यूटरी, किसी भी तरह की रेगुलेटरी, किसी भी तरह की क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उस पर सवाल पूछा जा सकता है। एक काम करते हैं, रादर देन गोइंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि हमारा गवर्नेंस से रिलेटेड और सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, हम सिर्फ और सिर्फ अभी ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन इट, और हम एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से। दिस विल गिव अस अ बेसिक आइडिया कि वेयर वी कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड विद इट। चलिए, आई होप आपको विजिबल है। अगर विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं, एंड अगर नहीं होगा तो आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा मैप से। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, अमेंडमेंट प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स की जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ प्रोविजंस है। ठीक है, देखिए यहां पर एक्चुअली में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने पहले से ही लाइन अप कर दिया है। अगर आप यहां पर टॉपिक देखोगे तो पिछले 10 सालों में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, इमरजेंसी, एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट, राइट्स, फंडामेंटल राइट, फ्रांस, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव और कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ओके, यहां पे नहीं करते, यहीं तक रहते हैं, फ्रांस तक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, लेट्स सी कैसे कैसे कंपैरिजन होता है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। राइट्स वाले 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच, व्हाई डू द फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अब मैं इस समय ये नहीं जानता हूं कि आपने कितनी पॉलिटी कर ली है, पर आप नोटिस कीजिए कि आर्टिकल 19 1A, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, विच प्रोवाइड्स अस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया। There must have been and there definitely was current affair related to that in 2014. जरूर कोई ना कोई मूवी बैन हुई होगी, मूवी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में आई होगी, उसके बेसिस पर आर्टिकल्स लिखे गए होंगे न्यूज़पेपर में कि क्या मूवीज को बैन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मूवीज फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में आती है या नहीं आती है। ये डेफिनेटली हुआ होगा, हेंस द जेनेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है, इसकी एक सबसे खास बात है कि ये पूरा का पूरा करंट अफेयर की तरह अलाइंड है। एक होता है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ हिस्ट्री आप कितनी भी कोशिश कर ले, करंट अफेयर तो हो ही नहीं सकता। रादर हिस्ट्री इज एन एंटोनिम ऑफ द करंट अफेयर। समथिंग व्हिच इज करंट अफेयर इज कंटेम्पररी, समथिंग व्हिच इज हिस्ट्री इज समथिंग which is not current affair anymore. So हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, वो करंट अफेयर तो हो ही नहीं सकते। तो यानी यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ ही नहीं सकते। आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स के नहीं हो सकते, तो 3-4 और हटा लो। मतलब कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, 7 से 8 क्वेश्चंस तो नॉन करंट अफेयर्स होंगे ही होंगे इसके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद बचा हुआ सोसाइटी और ज्योग्राफी। अब उस वाले चैप्टर में, उस वाले पेपर में सोसाइटी का जो पार्ट है वो जनरली हमेशा करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो सोसाइटी के जो 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से एसोसिएटेड ही होते हैं। पर ज्योग्राफी 80 नंबर का होता है, उसमें से 25 से 30 स्टैटिक हो जाता है और 40 से 50 करंट अफेयर के होते हैं। सो दिस इज अ पेपर जहां पे 100 यानी 50%, 100 मार्क्स बता रहा था, 125, 50% नॉन करंट अफेयर होता है, नॉन करंट अफेयर। Now this usually depends on UPSC. UPSC चाहे तो वो स्टैटिक पूछ सकता है, चाहे तो करंट अफेयर, चाहे तो स्टैटिक और करंट अफेयर को कंबाइन करके। पर जनरली ओके, दिस हैज बीन अ ट्रेंड, जो जीएस पेपर 2 है वो ज्यादा टिल्टेड रहता है करंट अफेयर्स की तरह। मतलब वो इसमें स्टैटिक पूछते हैं, लेकिन जनरली वो स्टैटिक भी वही पूछते हैं जो कि करंट अफेयर में होता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन इज ए आउट एंड आउट स्टैटिक क्वेश्चन, लेकिन ये उसमें से पूछेंगे वो जो कि ये करंट अफेयर में, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई मेजर करंट अफेयर हुआ होगा। सो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछते हैं, एंड बहुत रेयरली होता है ऐसा टॉपिक जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक से एसोसिएटेड था और बाकी कहीं पे एसोसिएटेड था भी नहीं।
आइए देखते रहते एक एक करके। Does the right to clean environment entail legal regulations on burning crackers during Diwali in the light of Article 21 and the judgments of the apex court in regard को डिस्कस कीजिए। अगेन ये 2015 का, अभी आपने अगर इस बार दिवाली पे आपने नोटिस किया हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया था, उस पर न्यूज़पेपर में, उस पे ट्विटर पे, उस पे सोशल मीडिया में डिबेट चलते हैं कि क्या ये करना सही है या करना सही नहीं है। Well, this is not a new debate. This has been going since last one decade, जब से दिल्ली एनसीआर एरिया में पॉल्यूशन बढ़ा है। तो 2015 में जब ये पहली बार करंट अफेयर आया था, they ended up asking कि ये क्या बात सही है या नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। ये कुछ अच्छा लग रहा है भाई सुनने में? Yes or no? Discuss the possible factors that inhibit India from enacting a uniform civil code as provided for in the directive principles of the state policy. Uniform civil code has been a recent current affairs जो कि पिछले 1-2 साल में न्यूज में आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे 2015 में यूपीएससी ने अपना 10 नंबर का सवाल पूछ के काम भी खत्म कर दिया था। और अगेन बेसिक ऐसे ऐसे फैक्टर्स बताइए जो कि डीपीएसपीज पे क्वेश्चन पूछने से मुश्किल कर रहे हैं, और सॉरी जो कि यूसीसी पे यूसीसी को इंप्लीमेंट करने में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। सिंपल प्रीएम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, और रिपब्लिक के साथ कौन कौन से एडजेक्टिव लगे हुए हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। How many questions will come from GS1 and GS2? Also can be optional question also. सुशांत बेटा काफी घबराने वाला, डराने वाला क्वेश्चन पूछ दिया। सुशांत हम जनरल स्टडीज पेपर की बात कर रहे हैं बेटा। जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 में 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज जीएस पेपर 2 में 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज जीएस पेपर 3 में 20 क्वेश्चन आते हैं। हर साल 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। अब देखो ये ही चिंता का विषय है मेरे लिए, आप लोगों के लिए। चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय ये है कि आपने इसका मतलब अभी तक सिलेबस नहीं पढ़ा, पहली बात तो ये हो गई है, ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस तो छोड़ो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे आपने बिल्कुल भी, ये भी बात हो गई है। वरना इस प्रकार का जो क्वेश्चन है कैसे एग्जिस्ट करेगा? यही समस्या का, ये तो मतलब दिस इज अ समस्या। चलिए अभी बात करते हैं। What can France learn from the Indian Constitution approach to the secularism? Examine the basic tenets, जिसमें 2 पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड है, इंडिया और यूएसए के, यानी कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म के बीच में डिस्टिंक्शन पूछी गई है। Critically examine the procedure through which the president of India and France are elected. These questions gives you an idea कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से बेसिकली पूछे जाएंगे। अब ये दूसरे वाले में एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर ले, कमिटी, एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। टू व्हाट एक्सटेंट द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अच्छा, आप में से पॉलिटिक्स किस लोगों ने कर लिया? कैन यू एनीबॉडी टेल मी? यू हैव एवरीबॉडी टाइप, कम ऑन गेट एक्साइटेड, दिस इज द मॉर्निंग, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी वोकन अप, ओके, सो यू कैन प्रोबेबली टाइप। हाउ मेनी पीपल do we need to buy out all the articles? श्रीपनिंद्रा, have you ever seen, एक भी आर्टिकल यहाँ पे मेंशन्ड है? किसी ने भी आर्टिकल पूछा है अभी तक? नोटिस कर लो, आपके सामने इस समय 15 क्वेश्चन आपने रीड कर चुके हैं। Did they ask any one article yet? No, which means articles. I am fascinated by you people a little bit. Every single student always ask कि सर हमें आर्टिकल याद करने हैं या नहीं करने। द पॉइंट इज दिस कि पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली याद नहीं होंगे। मतलब व्हाई इज इट ए थ्रेट टू यू? डू यू वांट टू बिकम एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर? डू यू? डोंट यू थिंक a basic requirement of becoming an IAS officer is to actually almost remember 100 articles? मतलब अगर तुम IAS कलेक्टर बनना चाहते हो, पुलिस वाला बनना है, तुमको इंडियन पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो यार तुमको सारा इंडियन पिनल कोड का एक एक क्या नाम है धारा याद होंगी या नहीं होंगी, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना।
मतलब लॉजिकली होनी चाहिए ना धारा। भाई पुलिस ने चोर को पकड़ोगे तुम, किसी दिन किसी डाकू को पकड़ोगे, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि इसके ऊपर कौन सी धारा लगाऊंगा मैं कल सुबह उठ के। अगर धारा याद करनी है तो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन के 100-150 आर्टिकल याद करने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। और अगर नहीं, मतलब तुम्हें एक्सपेक्टेशन छोड़ो कि करने या नहीं करने, तुम्हें यू शुड डू इट कि यार मेरे को आईएएस बनना, मैं करूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम्हारे मन में आए कुछ हल्की फुल्की बात कि यार ये ना करना पड़े, ये तो नहीं हो पा रहा है, तो इमीडिएटली अपने आप से क्वेश्चन कर लेना कि एग्जाम कैसे करूंगा मैं। बात सीधी सी है, क्लैरिटी सी। 12 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 6 लाख बच्चे प्रीलिम्स के लिए अपीयर करेंगे। एक भारत देश का जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स है उसमें टॉप 3 में एक यूपीएससी भी आता है। यानी कि यू आर नॉट कॉम्पिटिंग अगेंस्ट यू और योर स्कूल और योर क्लासमेट और योर सोसाइटी फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू हैव अ कंपटीशन अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द इंडिया। पिछले साल जिस लड़के ने आईआईटी क्लियर किया था वो लड़का भी एग्जामिनेशन में बैठेगा, पिछले साल जिसने आईआईएम क्लियर किया था वो भी बेसिकली बैठेगा, अपने कॉलेज का जो टॉपर है वो भी बैठेगा, और वो बच्चा जो कि बेसिकली 1.5 से 2 साल तक हर रोज सुबह बैठ के 8-8 घंटे पढ़ रहा है, ये बच्चा भी एग्जाम देगा। तुम्हारा कॉम्पिटिशन इन लोगों से है, बाकी किसी से नहीं है। अगर इन लोगों को बीट करना चाहते हो तो तुमको बेसिकली जो कहा, मतलब जो तुम सोचते हो उससे ज्यादा करना पड़ेगा। देखो बात तो सीधी सी है ना। मुझे आई देखो, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट? बिल्कुल सही कहा या नहीं भाई? न्यूज में उसी का तो नाम आएगा जिसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया। सो अगर आप, टोटल 20 सब्जेक्ट है, ओके, टोटल 20 सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एथिक्स। और इसके अलावा आपके 2 ऑप्शनल भी हैं। 20 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट पॉलिटी, जो कि सबसे सरल एंड इजी वाला है, और उसमें आपकी चिंता यह है कि क्या आर्टिकल भी याद करने हैं। एक बात बताइए, ऐसी कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें और बिना आर्टिकल बताए हुए बेसिकली सारा का सारा आंसर लिख जाए? कहीं ना कहीं पर हल्का फुल्का मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, ओके, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, रिमेंबर टू इट। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर एक आदमी होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट चलाता है, यानी कि पूरा का पूरा जिला उसके हवाले कर दिया जाता है, द होल डिस्ट्रिक्ट। सो अगर आप 23 या 24 साल के बच्चे हैं, 23 ईयर्स, 22 ईयर्स, 24 ईयर्स, 24 साल 25 साल का बच्चा पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालता है, हाँ या ना? ट्रू है। अगर 21 साल के 22 साल के सेलेक्ट हो जाओगे तो बाय द एंड ऑफ द दिन तुम 24 या 25 के होगे, तुम पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाओगे। 25 साल का इंडिविजुअल द होल डिस्ट्रिक्ट रन कैसे करता है? बताओ, टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत सारे उसके अंडर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सबके सब उससे बड़े हैं एज में, तो ये इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए कैसे लेजिटिमेट हुआ? आई टेल यू व्हाई। क्योंकि यूपीएससी उन लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ सकते हो। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू फाइंड आंसर फॉर। जैसे कि सिर्फ कितने आर्टिकल याद करने होते हैं? यार तुम्हारा आर्गुमेंट जो बच्चे ने दिया वो कह रहा है कि सर इसमें आंसर के अंदर तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आंसर के अंदर लिखने पड़ेंगे। अभी एक सेकेंड, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट विद रेफरेंस टू अलेज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है इसके अंदर एक, अगर आर्टिकल 19 जेन्युइनली आर्टिकल 19 याद नहीं है तो मैं ब्रूटली ब्लंटली बोलता हूं यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दो। अगर तुम्हें नहीं पता आर्टिकल 19 क्या होता है, क्विट इट। I'll have to be honest someday, right? मैं कब तक बेसिकली ये कह सकता हूँ कि नो 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 यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर आर्टिकल 19 याद नहीं है, लीव द यूपीएससी प्रिपरेशन। आई नो थोड़ी दिनों तक दर्द होगा, लेकिन उसके बावजूद फिर सब ठीक हो जाएगा। What do you understand by the concept freedom of speech? ये भी आर्टिकल 19 है। 2013 और 2014 फिर दोबारा से आर्टिकल 19 पूछा गया। द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, आर्टिकल 21 जिसको नहीं पता है वो भी बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ सकता है, अगर पॉलिटी किया है और उसके बाद भी नहीं पता है तो। अगर अभी तक पॉलिटी नहीं किया देन वी आर इन द सेफ जोन। ठीक है,
Khap panchayats have been in the news for functioning as extra constitutional authorities, often delivering pronouncements. खप पंचायत के बारे में सवाल है, करंट अफेयर्स है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब थियोरिटिकली. डिस्कस द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है. आर्टिकल मेंशन कर दोगे अच्छी बात है, नहीं भी मेंशन करोगे तो भी इस पे पूरा आंसर लिखा जा सकता है. Examine the scope of fundamental rights in the light of latest judgment of the right to privacy. फिर दोबारा से आर्टिकल 21 आ गया, यानी कि अभी तक आर्टिकल 19, 21, 19 और 21, 19 और 21 ही पूछे जा रहे हैं. Financial emergency can be proclaimed. What consequences follow such a declaration? Remain in the force. Financial emergency बिल्कुल like hardcore static. ये करंट अफेयर में था भी नहीं, हो भी नहीं सकता है. आज तक देश में एक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है. बिल्कुल उन्होंने किताब में से एक चैप्टर उठाया और उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है. बस सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन नहीं है. आर्टिकल ना भी बताओगे तो भी आंसर हो जाएगा, वैसे आर्टिकल ऑटोमेटिकली याद भी हो जाता है. ये इंडिया और यूएसए, ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है. प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, एक भी आर्टिकल मेंशन नहीं करना इसके अंदर. व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म? अगेन यहां पे कोई आर्टिकल मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सेक्युलरिज्म के वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है. पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, आर्टिकल नंबर 368 से रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज द ओनली थिंग. द थिंग इज दैट कि जब तुम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 368 के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाएगा हमेशा. ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है विश्व का पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस है और आर्टिकल 368 साइड में नहीं लिखा हो. ये बाकी तीनों के तीनों अनरिलेटेड हैं. और उसके बाद फिर दोबारा से ये फंडामेंटल राइट पे ही क्वेश्चन आ गया, वो भी आर्टिकल 19 पे. पिछले 10 साल में आर्टिकल 368, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. 450 आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड 10 साल 10 years दे एक्चुअली ओनली मेंशन्ड 3 आर्टिकल्स इन द मेंस पेपर. अब बताइए कि आप लोगों का डर किस वजह से है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद करने हैं या नहीं करने हैं. सवाल ये है, अगर नहीं करने होते तो यूपीएससी लिख के दे देता नहीं करने. भाई कहीं ना कहीं से तो पढ़ के यूपीएससी टेस्ट करेगा ना आपको. कैसे टेस्ट करेगा? मैंने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, आई गेव यू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको पढ़ लो. अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही आर्टिकल वाइज है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके ऐसे सारे आर्टिकल लिखे हुए, तो कुछ ना कुछ तो पूछेंगे तो आर्टिकल निकल आएगा ना ऊपर नीचे से. वो तो यूपीएससी की और क्वालिटी देखो कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है. 10 साल में 3 आर्टिकल. चलिए बताता रहता हूं मैं थोड़ा थोड़ा. उसके बाद कुछ टॉपिक्स है. यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है मालूम है? एनीबॉडी? यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है? आदिशेखर चौधरी, व्हाट इज द यूनियन लेजिस्लेचर बेटा? आदिशेखर, यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है? भाई जवाब भी देना पड़ेगा, सुबह सुबह चाय पीते रहते हो क्या? जब तक जवाब नहीं दोगे मैं यहीं बैठा हूं. आदिशेखर जब तक नहीं बताएगा मैं यहीं हूं. आदिशेखर बताएगा, बिकॉज आई कैन सी ही कैन टाइप. आदिशेखर बोल रहा है एस. आदिशेखर जवाब दो, यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है? तुम्हें ही देना बेटा, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि क्लास नॉट विजिबल. अबे नॉट विजिबल का क्या है? मैं पूछ रहा हूं तेरे से. यहां सुन, लिसन टू मी ऑडिबल. यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है? आदिशेखर कह रहा है जूम. आदिशेखर आगे नहीं बढ़ेंगे हम आज अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है. आदिशेखर जूम. आई डोंट नो. ओके फाइन, फिर ठीक है. आपने पॉलिटी कर ली आदि? हैव यू डन दी पॉलिटी येट बेटा?
यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को कहते हैं। पार्लियामेंट यानी कि संसद, देश का जो लॉ बनाने का ऑर्गेनाइजेशन है, संसद या पार्लियामेंट उसको कहते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा इज यूनियन लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही कहा बबली। और जो विधानसभा होती है, जो राज्य में होती है, स्टेट में होती है, उसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। उनके ऊपर बेसिकली कुछ सवाल पूछे जाने हैं। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये बेसिकली पूछना है। चलिए आइए बात करते हैं इसके अंदर स्पेसिफिकली। Indian Constitution has provision for holding joint session of the two houses of the parliament. Enumerate the occasion when this would normally happen and also the occasion when it cannot with reasons thereof. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पार्लियामेंट हमारा टॉपिक है, पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, जॉइंट सेशंस, किस वजह पे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। बहुत ही बात एकदम, मतलब 15 नंबर का बहुत ही स्टैटिक बेसिक क्वेश्चन, जीरो करंट अफेयर है इससे रिलेटेड। Simultaneous election of the Lok Sabha and state assemblies will limit amount of time and money spent in electioneering, but it will reduce the government's accountability to people. Discuss election से related. देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक साल में सारे के सारे साइमल्टेनियस इलेक्शंस होना, ये इस साल की न्यूज है। ये मतलब दिस ईयर दिस वाज ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स वर इन द न्यूज। ये यूपीएससी पिछले डेकेड में पूछ भी चुका है इन्हीं क्वेश्चंस को। What do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss in this context the role of the estimates committee. Parliamentary committee से related सवाल है, straight forward. Again static, कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी कोई भी पॉलिटी की जो किताब है वो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है। Individual parliamentary role as the national lawmaker is on the decline, which has adversely impacted the quality of the debates and their outcome. Discuss. अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैं वैसे समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन किसी भी पॉलिटी की किताब में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, नेवर, नॉट एनीवेयर। उस साल हो गया 2019 में, कहीं ना कहीं पर एक आर्टिकल आया होगा इस डिस्कशन को करते हुए कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल क्या होता है पार्लियामेंट में और वो कैसे कैसे धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, एंड वी जस्ट हैड टू राइट दैट। जोबन कंबोज कह रहे हैं यूटी की गवर्नमेंट। नो बेटा, यूनियन पार्लियामेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट, यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट बेटा। यूटी की गवर्नमेंट एक प्रकार से पार्लियामेंट को नहीं कहते, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव को गवर्नमेंट कहा जाता है। चलिए, सो ऑन एंड ऑन, दीज आर द क्वेश्चंस। देन द सेपरेशन ऑफ द पावर, द जुडिशरी स्ट्रक्चर, उसके बाद यहां पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर सेपरेटेड है उनके बारे में बात की गई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट वाज हेल्ड इन द कोहेलो केस, in this context can you say that the judicial review is the key importance among the basic feature of the constitution? सिंपल बात है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है, जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक है। Whether the Supreme Court judgment can settle the political tussle between the Lieutenant Governor and the elected government of the Delhi. Critically examine the Supreme Court's judgment on the National Judicial Appointment Commission Act 2014 with reference to the appointment of judges of the higher judiciary in India. पुराना करंट अफेयर है, अगर अभी नहीं समझ में आए तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, एनजेएसी केस किसको कहते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2017 में। Do you think that the constitution does not accept principle of strict separation of powers, rather it is based on the principles of the checks and the balances? Again, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैं फिर दोबारा से पूछना चाहता हूं, इज इट गिविंग यू एन इनसाइट रीडिंग दीज क्वेश्चंस? क्या ये आपको कोई आइडिया दे रहा है किस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछेगा और सिलेबस में क्या डिस्टिंक्शन है? हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के साथ, आई होप सो कुशाल प्लीज, मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इनको कर लेते हैं तो उसके बाद एक नया सेक्शन स्टार्ट होता है हमारी पेपर 2 के अंदर, जो कि रिलेटेड है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, एनजीओज, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनका रोल, ग्रुप्स और एसोसिएशन, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, समाज से रिलेटेड, सोशल जस्टिस से, सामाजिक न्याय से रिलेटेड चीजें,
welfare scheme for the vulnerable section of the population by the center and the state, परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम्स, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है कि वो स्कीम अच्छी है या कैसे काम कर रही है. The mechanisms, the laws, institutions, bodies constituted for the protection and the betterment of vulnerable sections. Issues related to the development and the management of the social sector services relating to health, education, and the human resources. Issues relating to the poverty and hunger. Important aspect of the governance, transparency, and accountability. E-governance, application model and success, citizen charter, transparency and accountability, institutional and other measures, and the role of civil services in a democracy. And the last part of the chapter, very simple and straightforward, international relations. International relations. इंटरनेशनल रिलेशंस आई थिंक थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड भी करते हो. इंटरनेशनल रिलेशंस भारत के दूसरे देशों के साथ कोई पर्टिकुलर जो इशू होता है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, यानी कि भारत के जो नेबर में जितने भी रिलेशंस हैं, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, चाइना, इन सारे से रिलेटेड. देन बायलेटरल, रीजनल एंड द ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स जो कि इंडिया को अफेक्ट करते हैं या फिर इंडिया ने साइन कर रखे हैं. देन effect of the policies and the politics of developed and developing countries on India's interest and the Indian diaspora. Important international institutions, agencies and their structure and the mandate. अगर हम questions देखें कि international relations पे कैसे कैसे questions पूछे जा सकते हैं, we'll just have it in front of us. In respect of India, Sri Lanka relations discuss how domestic fact. तो इंडिया श्रीलंका के फॉरेन रिलेशंस डिस्कस करने हैं. डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव्स, इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस डिस्कस करने हैं. प्रोटेस्ट इन द शाहबाग स्क्वायर इन ढाका इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के करने हैं. तो हर एक साल एक एक करके किसी पर्टिकुलर कंट्री के रिलेशंस को डिस्कस कर दिए जाते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? ये चाइना से रिलेटेड है. द प्रपोज्ड विड्रॉल ऑफ द इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस इन अफगानिस्तान. तो 2013 में अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, आजू बाजू के जो 5 कंट्रीज हैं, उन सबसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन पूछ लिया गया. साउथ चाइना सी 2014 में दोबारा से चाइना. 2015 में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पूछे गए हैं. 2015 में इंडियन गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट मौसम पूछ लिया गया है. 2016 में सार्क, अगेन ये भी रीजनलिज्म, रीजन वाले से. इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, ये 7 साल के बाद दोबारा से श्रीलंका और चाइना बेसिकली फिर दोबारा से. सो हमारे टोटल 7 या 8 कंट्री हैं हमारे नेबर में, नेबरहुड में, उनसे ही बेसिकली एक क्वेश्चन आना है. अगर हम ये 7 या 8 पेज के नोट्स बना लेंगे तो ये आने वाला जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑलवेज विल बी एबल टू आंसर. वेल थियोरेटिकली हम इन सबको आंसर्स कर पाएंगे ऑटोमेटिकली. डेवलप्ड कंट्रीज वाले, अब इसके बाद पीछे चले जाते हैं भाई. अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ गया. पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो, यूएसए और यूएसएसआर के कॉन्टेक्स्ट में आ गया. एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, इजराइल से रिलेटेड, यूएस ईरान न्यूक्लियर डील, इंडो यूएस डील, यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड, यूएसए. अब ये उसके बाद वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी अफ्रीका, कभी ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन, कभी बेसिकली यूएसए से रिलेटेड, बाकी अलावा. तो पहले एक क्वेश्चन का सेक्शन है जो कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के डिस्कशन में आता है. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो कि बेसिकली इंडिया और बाकी वर्ल्ड से रिलेटेड किसी मुद्दे पर आता है. एंड देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये डब्ल्यूटीओ, ये फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मैकब्राइड कमीशन, डब्ल्यूटीओ दोबारा से, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर दोबारा से डब्ल्यूटीओ, सेंट्रल एशिया, ये अशगाबत अग्रीमेंट से रिलेटेड, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, क्वाड, ऑकस, बिम्स्टेक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. टोटल अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 है. ये 25 पेज के नोट्स बनाओ, एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना, एंड वी आर डन विद इट. एक सिंपल सी एडवाइस है. ये हमारा पॉलिटी का जीएस पेपर 2 है. ये जीएस पेपर 2 को मैंने माइक्रो सिलेबस में डिवाइड किया है.
माइक्रो सिलेबस एज इनकी, जैसे भाई वहां पे यूपीएससी ने तो सिर्फ सिग्निफिकेंट प्रोविजंस लिख रखा है, मैंने यहाँ पे उसमें टॉपिक्स भी लिख दिए हैं। धीरे धीरे ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हर एक के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। 7 शेड्यूल, फाइनेंशियल फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासी जुडिशियल, इंटरस्टेट, रोल ऑफ गवर्नर, सेकंड एआरसी, पंची सरकारिया। आईएएस बनना चाहते हो, कलेक्टर बनने की इच्छा है जीवन में, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, एक काम करो, ये पीडीएफ ले लीजिए मुझसे, ठीक है। अपनी एक नोटबुक लीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट टू इंडिपेंडेंस लिखिएगा 1947 और एक पेज में इसके नोट्स बना लीजिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक पेज में इसके नोट्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक पेज में इसके नोट्स। इनेक्टमेंट एंड द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक पेज में इसके नोट्स। देन कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग विद ईच एंड एवरी टॉपिक। सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, एक पेज में इसके नोट्स बना लीजिए। सेंटर और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, एक पेज में इसके नोट्स बना लीजिए। फाइनेंशियल रिलेशंस है, एक पेज में इसके नोट्स बना लीजिए। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ट्रेंड है, एक पेज में इसमें नोट्स बना लीजिए। डू दिस फॉर एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ दिस, एवरी सिंगल, हर एक। ट्राइब्यूनल्स, एक पेज के ट्राइब्यूनल्स के नोट। आरटीआई, एक पेज पे आरटीआई के नोट्स। पीआईएल, एक पेज पे पीआईएल के नोट्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक पेज के नोट्स। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक पेज के नोट्स। प्रेसिडेंट, एक पेज। प्राइम मिनिस्टर, सो ऑन एंड ऑन, सो ऑन एंड ऑन, सो ऑन एंड ऑन, सो ऑन एंड ऑन। डू दिस, यू आर डन। उसके बाद जो बने, आपकी जो बुक बने, नोटबुक बने, इसको 5 बार रिवाइज करके मेंस लिखने चले जाओ, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। I'll be honest with you, this is how it is done. ये इतना ही है, इतना ही सरल है और इसी तरीके से करना है। There is no science to it. People who are doing this exam, people who are clearing this exam are basically clearing it in this manner only. नीति आयोग, एक पेज के नोट्स बनाओ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक पेज के नोट्स बनाओ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक पेज के नोट्स। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एक पेज के नोट्स। कंसर्न्स, क्रिटिकल असेसमेंट, रैशनलाइजेशन, प्रोविजंस ऑफ थर्ड सेक्टर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इश्यूज, एरियाज, ऑल दी सब नोट्स जो हैं मैंने बेसिकली उसके सब टॉपिक्स जो हैं ई गवर्नेंस के बेसिकली सारे के सारे यहाँ पर बना दिए हैं। जस्ट डू दैट। यू वांट दिस, मैं आपको इसको शेयर कर देता हूँ। आप अगर अभी टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, मैं कहता हूँ राइट नाउ आई विल जस्ट एक्चुअली जस्ट डू दिस एंड शेयर इट विद यू एट दिस मोमेंट, ताकि आप लोग मुझे बाद में ये ना कहें कि सर एक सेकेंड ये क्या हो गया, है ना, मिस हो गया सर हमसे। सेंड फाइल, और ये टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आप लोगों की फाइल डाल दी। डन। This was it from my side. I'll see you tomorrow. We'll just have a mild discussion about the paper 3. पेपर 4 वाले दिन हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। पेपर 4 वाले दिन हम फुल फ्लेजेड उसकी केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे, उनको हैंडल कैसे करना है, सोर्सेज क्या होंगे पेपर 4 के। एंड पेपर 3 के लिए कल भी हम बेसिकली सोर्सेज भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ के जो टॉपिक्स है वहाँ से कवर कहाँ से करने हैं, बट प्राइमरली विद द सेम सेक्शन। विल जस्ट हैव अ लुक एट द सिलेबस, look at the last 10 years question paper, and also have a look at the micro topics of the syllabus. देखो बात सिंपल है बच्चों, सिंपल सी बात है। अगर आईएएस बनना है तो फिर बेसिकली करना है। अगर आईएएस एग्जाम बहुत सारे हैं देश में, एसएससी वाला एग्जाम है, बैंकिंग वाले एग्जाम है, ईपीएफओ के एग्जाम्स हैं, देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट सिविल सर्विसेज के भी एग्जामिनेशंस होते हैं। बट स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम में भी स्टेट वालों से कॉम्पिटिशन है, तो उसका मतलब एग्जाम तो कोई भी मजाक नहीं है, हर जगह पर दूसरा बच्चा बेसिकली आगे बढ़ने की कोशिश तो कर ही रहा है। सो द आइडिया इज टू बी बेस्ट, आइडिया इज टू बी बेस्ट। अगर आप मुझसे ये पूछे कि सर क्या मॉक टेस्ट करना जरूरी है, क्या डू यू टेल मी, क्या प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट करने जरूरी हैं? यस और नो का जवाब दो। नमन भेजता हूं, मैं भी भेज देता हूं। यस, राइट, यस। तो फिर उसी प्रकार से आप चिंता मत कीजिए कि क्या आर्टिकल पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, या पढ़ने हैं, ये सब चीजें देखो, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कौन सी चीज छोड़ सकते हैं, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा।
आईएएस बनने का पर्पस ये है कि तुम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अपनी भी नहीं भाई, पूरे के पूरे जिले की, गुड़गांव की, अपने जहां पर भी पोस्टेड हो, पूरे के पूरे जिले की प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करनी है. So whenever you face any problem, you have to immediately start learning how you are going to solve that problem. I'll see you tomorrow with the paper 3 micro syllabus and with the paper 3 last 10 years question paper. हो सके तो आप कल उसका पूरा का पूरा सिलेबस पहले से ही रीड करके आए. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.